अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो स्टूडेंट्स, आपका जो है सेकंड ईयर की फिजिक्स की नई बुक आ चुकी है मार्केट में। अभी तो अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद अवेलेबल होगी। इसका पीडीएफ जो है वो आप सबको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो उसका चैप्टर नंबर 15, क्योंकि 14 चैप्टर ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 15 से शुरू हो रहा है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, और इस चैप्टर का नाम है थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसके न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह आज हम करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स से पहले आपको पता है कि मैं सबसे पहले फार्मूलाज के पेज आप सबको अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप फार्मूले के पेजेस अगर किसी के पास नहीं है तो इस वीडियो के थ्रू इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो और अगर आपको पूरा ओवरऑल इस फिजिक्स की बुक के पीडीएफ चाहिए फॉर्मूले का, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका सबसे तो टोटल 4 फार्मूलाज हैं इसमें, जो आपके सामने स्क्रीन में आ रहे हैं। टोटल 4 फार्मूलाज, और इन 4 फार्मूलाज के लिए आपको कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स हैं जो याद करनी पड़ेंगी, किसको क्या बोलते हैं, ये सब अभी आपको मैं बताता हूँ, लिखा हुआ है सब। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये मैं आपको बता दूं, ये देखें, ये जो है हमारे पास सबके टर्म्स के जो नाम लिखे हुए हैं, किसको क्या बोला जाता है और किसका क्या जो ऐसा यूनिट है, ये सब लिखा हुआ है। तो मैं एक एक करके इसको आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं ताकि हम न्यूमेरिकल की तरह पढ़ें। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट भाई, जो हमारे पास 12वीं की फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें चैप्टर नंबर 15, जिसका टोटल 4 जो है इसके हमारे पास न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज हैं। बाकी 4 फॉर्मूलाज हैं टोटल, आप याद रखिएगा। अब इसके एबीसी पार्ट बनाए हुए हैं, जैसे टेम्परेचर की कन्वर्जन। अगर हमने सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में जाना है, तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे। ओके, आपको समझ में आ गई होगी ये बात। ये वाला फॉर्मूला है टी डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 5.9 टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में जाने का फॉर्मूला है। दूसरा जो है वो अगर हमारे पास सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में जाना है, तो हम फिर ये वाला काम करेंगे, बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरा, अगर हमें केल्विन स्केल पे जाना है सेंटीग्रेड से, तो हम ये प्लस 273 कर देंगे सेंटीग्रेड वाली वैल्यू को, तो केल्विन में वो कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत अच्छा आसान से सवाल है, तो सेकंड ईयर स्टैंडर्ड वाले बच्चे को आसानी से बातें समझ में आ ही जाती है, सामने लिख भी रही है। दूसरा न्यूमेरिकल जो है, अच्छा इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाले फॉर्मूले में सवाल कुछ ऐसा भी आ जाता है, क्योंकि आगे क्या आएगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए बात। तो पहला जो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल पहला नहीं, सॉरी, दूसरा वाला। तो असल में ये भी सवाल आ जाता है कि फ़ारेनहाइट स्केल में वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। तो फ़ारेनहाइट से केल्विन में डायरेक्ट जाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाना होगा, फिर सेंटीग्रेड को जो है हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी भाई ये बात। उस वक्त 2 फॉर्मूलाज लगेंगे, बी, ए और सी। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला जो है गैस लॉज का है। अब गैस लॉज टोटल हमारे पास हैं तो 4, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और जनरल गैस लॉ, जिसे जनरल गैस इक्वेशन भी हम बोलते हैं, जिसके थ्रू आती है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन। तो खैर, आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बुक में एग्जाम्पल भी और न्यूमेरिकल भी एंड ऑफ चैप्टर में ईओसी में भी जो है वो ये 2 ही लॉज का इस्तेमाल किया गया है, तो हम लोग यही पढ़ लेते हैं, मजीद को याद नहीं रखते, कोई मसला है नहीं। केमिस्ट्री वाले बच्चे को वो भी आसान लगेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल्स मौजूद होते हैं, बच्चा पढ़ के आता है। बाकी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन कोई ऐसा मुश्किल बात है नहीं, इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ये सबसे पहला जो गैस लॉज का न्यूमेरिकल है, P1 V1 इज टू P2 V2, ये बॉयल्स लॉ बोलता है। बॉयल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा है जो जनरल गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आपको याद रखनी पड़ेगी, और ए और बी दोनों फॉर्मूलाज आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक बॉयस लॉ, एक जनरल लॉ, जनरल गैस लॉ। अच्छा, जनरल गैस लॉ के लिए ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा कि अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो फिर ये भी फॉर्मूला बन सकता है जनरल गैस इक्वेशन का, और ये भी फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज बन सकते हैं। अब ये एक्सप्लेन में कर देता हूँ मैं आपको कैसे। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, अगर मैं इस वॉल्यूम को और सॉरी इस वॉल्यूम को और इस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, तो आर ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, आगे आपको पता चल जाएगा ये आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट होता है। अभी मैं बल्कि आगे बता ही देता हूँ आपको, ये देखें, ये रहा। तो टी डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता है, ये रहा
फ़ारेनहाइट, सॉरी ये रहा सेंटीग्रेड को हम बोलते हैं, यहाँ पे इसकी यूनिट ये है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन का केल्विन, इसी तरीके प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये दोनों एक ही बातें हैं भाई। और उसके बाद वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ये रहा जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस कांस्टेंट, सॉरी इसकी वैल्यू 8.3134 याद रखनी पड़ेगी, जूल्स पर मोल डॉट केल्विन। इसी तरीके से VRMS अभी आगे आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसी तरीके से स्पीड है तो यानी इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, इसी तरीके से टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, आपको ये बात पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। देन फिर अगर हम आए के की वैल्यू, के भी अभी आगे आएगा, इसका फॉर्मूला होता है R/N, आपको पता होना चाहिए जस्ट फॉर एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी पता होना चाहिए। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से बोलता है इसकी वैल्यू जो है 1.38 x-23 जूल्स पर केल्विन होती है। अच्छा, मास आपको पता ही है, डेंसिटी आपको पता ही है, उसका यूनिट सब आपके सामने लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी आपको पता ही है, MOL इसका यूनिट होता है, बस स्पेलिंग MOL ही होती है और यूनिट जो है MOL होता है, ठीक है। इसी तरीके से एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, एम जो है कैपिटल एम यहाँ पे मोलर मास को शो करेगा, केजी पर मोल इसका यूनिट होगा। इसी तरीके से एवरेज काइनेटिक एनर्जी है सबसे लास्ट में, तो अब जल्दी से हम फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो अब कहाँ तक पहुंच गए थे हम, यहाँ तक दूसरे फॉर्मूले हम लिए और ये कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। अच्छा, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था, सॉरी। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होंगे तो फॉर्मूला ही हो जाएगा P1/N1 = P2/N2, ये भी याद रख लिएगा, और P1/M1 = P2/M2, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है भाई। और मैंने इसलिए लिखा है, उसकी वजह ये है कि देखिए N की जगह मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, इस N की जगह भी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास से कैंसिल हो जाएगा, तो खाली मास बचेगा, तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है, ठीक है। मजीद अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, वैसे तो फिजिकल क्लास में मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे ही दूंगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी अगर कोई वीडियो के थ्रू पढ़ रहा है या मुझसे नहीं, ट्यूशन में नहीं आता है, मतलब कोचिंग में नहीं आते, वीडियो के थ्रू इसको देख रहे हैं, तो फिर वो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे आई होप सो आपको समझ में आ जाना चाहिए, सेकेंड ईयर के माशाल्लाह बच्चे हैं आप। अच्छा जी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं, एक अंडर 3kT/m, दूसरा फॉर्मूला है 3p/ρ, और इसमें आप याद रखिएगा ऑल्सो ये जो m है, ये वाला m मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ये m जो है कैपिटल M मोलर मास है, डिवाइड बाय Na एवोगैड्रो नंबर, यानी ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप सो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का है, एक फॉर्मूला होता है 3/2 kT और एक फॉर्मूला होता है 3/2 RT। RT वाला जो है वो बोलेंगे, अगर वो ये बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाल दें, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी खाली पूछा है तो आप फिर यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप सो आपको ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट जो है सारा समझ में आ गया होगा। अब हम इंशाल्लाह बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये आपको अगर चाहिए तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एक पेज है पूरा, ये फॉर्मूलाज हैं और किसको क्या बोलते हैं ये सारा ये लिखा हुआ है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल है वो पेज नंबर 15 में न्यूमेरिकल्स आपके मौजूद हैं, ठीक है, आपकी बुक में। तो सबसे पहला 15.1 न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं भाई, 15.1 वाले न्यूमेरिकल को। 15.1 न्यूमेरिकल, इसमें लिखा हुआ है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज -39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, तो T डिग्री सेल्सियस हमारे पास गिवन है, ठीक है। कन्वर्ट, अच्छा मैं आपको साथ साथ दिखाते भी रहता हूँ इसका डेटा। तो ये आपके पास पहला, अब आप मैं असल में इस तरीके से हम कर लेते हैं, देखें ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला 15.1, ओके। तो अगर हम बढ़े आगे तो फॉर्मूला सवाल लिखा हुआ है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज 39 डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। मतलब सवाल में बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो, और डिग्री सेल्सियस इस 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दो। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, मैं आपको इसका डेटा सम दिखा देता हूँ, ये देखें भाई, ये इसका डेटा है हमारे पास सामने। नंबर 1,
इसका सेल्सियस में टेम्परेचर हमारे पास गिवन है -39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है। एक और टेम्परेचर है सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने पीछे फॉर्मूला बता भी दिए हैं, तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ज़ाहिर है आपको नन्हे बच्चे तो हैं नहीं कि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, तो कैलकुलेट कर लिएगा, इंशाल्लाह बुक वाला ही आंसर आएगा अगर ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो। अच्छा, केल्विन से अगर सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है तो इस डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें प्लस 273 कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ फॉर्मूले के पेज में, ये रहा, ये देखें, टी डिग्री सेल्सियस प्लस टी डिग्री केल्विन इज इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आई होप तो समझ में आ गई होगी, इसको कैलकुलेट कर लिएगा। ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 था, जो कि बहुत ही आसान था। आई होप तो समझ में आ गया होगा। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है वो लिखा हुआ है 15.2, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज -32 डिग्री 321 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल्दी जल्दी में मुझे असल में बोलना पड़ रहा है तो ताकि वीडियो लेंदी ना हो, तो इसलिए थोड़े अल्फाज जो है वो इधर उधर निकल लें। तो खैर आपको समझ में आ गई होगी बात। तो -321 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर गिवन है और इसको चेंज करना है केल्विन टेम्परेचर में। तो मैंने आपको बताया था अगर फ़ारेनहाइट में हो और केल्विन में जाना हो तो पहले फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करेंगे, ए फॉर्मूला लगेगा, और फिर ये सी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सेल्सियस वाले को केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। और ये आपने खुद करना है, ये देखें मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये दूसरा वाला न्यूमेरिकल आपने खुद करना है। सही है भाई, यहाँ पे ये देखें, ये आपको खुद करना है। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ अगर बढ़े तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ग्राम मोल। ग्राम मोल से मुराद है 1 मोल, हमारे पास मोल गिवन है 1, ठीक है, ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस से मुराद 0 डिग्री सेल्सियस से मुराद। अच्छा, अब इसमें अभी आप देखें टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, ये देखें सेल्सियस D0, ये देखिए 1 वॉल्यूम मालूम करनी है, मोल हमारे पास गिवन है, टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस में, इसको केल्विन में चेंज कर दिया क्योंकि इसमें जनरल गैस लॉ लगेगा और उसके लिए हमें केल्विन में टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है। तो PV=nRT का फॉर्मूला लग रहा है, प्रेशर इसमें गिवन है 1 atm। अच्छा, 1 atm बराबर होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, तो हम इसको चेंज भी कर लेंगे 101325 न्यूटन पर मीटर। एक एटीएम में इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, यानी पास्कल्स होते हैं, तो हमें ये कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो आप वॉल्यूम मालूम करनी है तो P नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, nRT से। तो n हमें पता है ऑलरेडी 1 है, r हमें पता होता है 8.314। ये देखें आपके पास मैंने r की वैल्यू भी अभी हमने याद करी हुई है, ये देखें यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, ये रही जनरल गैस कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू हमें पता है। तो आई होप सो ये न्यूमेरिकल भी आपका क्लियर हो गया होगा भाई। तो ये आप सॉल्व खुद ही करेंगे, सॉल्व करने में गया तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, वैसे ही लेंथी हो जाती है तो फिर बच्चों का इंटरेस्ट खराब होता है, तो इस वजह से। और वैसे मैं फिजिकल क्लास में तो सब न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी आपको सॉल्व भी करवाता हूँ, तो आप जो है वो अगर कोई मसला हो आपको तो आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है भाई, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल नंबर 3 भी। तो आज अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो लिखा हुआ है एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर्स, जिसकी वॉल्यूम जो है 112 लीटर्स है, मतलब ये वॉल्यूम गिवन है, कंटेन्स 3 kg ऑफ एयर। बोलना है उसमें जो है 3 किलोग्राम मास गिवन है, एयर भरी हुई है एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर, मतलब उसका प्रेशर गिवन है 18, V गिवन है, M गिवन है और P गिवन है। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक, कितनी हम हवा जो है वो एयर जो है हम डाल देंगे उस टैंक के अंदर। तो अब यार क्योंकि हमें हाउ मच पूछा गया है, कितनी एयर डालेंगे, तो इसका मतलब है मास पूछा गया है, एक मास गिवन है, दूसरा मास पूछा है, तो ये M2 हमें मालूम करना है into the tank to increase the pressure of 21 atmosphere। 21 एटमोस्फियर से मुराद है प्रेशर गिवन है। एक प्रेशर आपके पास यहाँ पे गिवन है 18 एटमोस्फियर, दूसरा 21 एटमोस्फियर, P1 P2 गिवन है, एक वॉल्यूम गिवन है, एक मास, दो मास गिवन है, एक 3 kg और दूसरा मास हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी सॉल्यूशन को, ये देखें तो
अगर आप यहाँ पे देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 4 इंपॉर्टेंट और अच्छा न्यूमेरिकल है भाई ये, मैंने स्टार भी बना दिया यहाँ पे। वॉल्यूम हमारे पास 112 लीटर है, मास 3 केजी है, प्रेशर 1 हमारे पास 18 एटीएम है, और मास 2 मालूम करना है, और P2 हमारे पास 21 एटीएम है। हमें पता है PV इक्वल टू एनआरटी एक फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि इस फॉर्मूले में 2 मास और 2 प्रेशर गिवन है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो एप्लीकेबल है? तो आप बताएं। बिल्कुल, वेरी गुड, समझ गए होंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला और वाला जनरल गैस इक्वेशन का ये वाला फॉर्मूला इधर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो P1 अपॉन M1 इज P2 अपॉन M2, और ये कैसे आया मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसमें कोई आपको मसला होना नहीं चाहिए। तो P1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2। अब देखें यहाँ पे मैंने पूरा ड्राइव भी करा है, तो ये आप देख लें जो मसला अगर किसी बच्चे को हो रहा होगा। तो P1 अपॉन N1 इज इक्वल टू P2 अपॉन N2 हो जाता है अगर PV इज इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अब आप बोलेंगे सर वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम तो ये रही। तो बेटा एक ही तो वॉल्यूम है और 112 लीटर का ही टैंक है, और दूसरा कोई और दूसरे टैंक में थोड़ी हम हवा मतलब एयर को भर रहे हैं, ठीक है। उसी टैंक में भर रहे हैं, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना। वॉल्यूम 112 ही है, तो 112 से मुराद वॉल्यूम कांस्टेंट उस टैंक की। तो वॉल्यूम हम कंसीडर करेंगे कांस्टेंट, आर हम कंसीडर ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर लिखा हुआ ही है सवाल में कि एज्यूम द टेम्परेचर, ये देखें एज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी ये फॉर्मूला लग जाएगा। एन की जगह हम M1 अपॉन एम लिख सकते हैं, N2 की जगह मॉलिक्यूलर मास 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर मास कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। और डायरेक्ट चाहें तो आप ये जो फॉर्मूला है भाई डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हैं जो कि लिखा हुआ है फॉर्मूले के पेज में। तो डेल्टा एम, अब देखें क्योंकि उन्होंने चेंज इन एम पूछा था, तो M1 आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे, ठीक है, 3 kg, और M2 की वैल्यू आई थिंक सो 3.5 आप कैलकुलेट कर लिया और आंसर आएगा 0.5। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे आंसर आ क्या रहा है इसका, जरा देखते हैं यहाँ पे हम आंसर क्या आ रहा है इसका। फोर्थ वाले का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 0.5 kg आ रहा है, ठीक है भाई। ये देखें यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो 0.5 किलोग्राम आ रहा है। तो आपको आई होप से समझ में आ गए होंगे ये 4 न्यूमेरिकल्स। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि मैं शायद इस वीडियो का पार्ट 1 पे ही करूँ, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर दूंगा, क्योंकि वीडियो वैसे ही लेंदी हो जाएगी, इसमें हमने फॉर्मूलाज को भी डिस्कस करा है इस वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ बलून कंटेन्स 0.04 मीटर क्यूब वॉल्यूम। अब जा रहे ये वॉल्यूम है 0.4, V1 के V गिवन है, और प्रेशर गिवन है एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। किलो का मतलब आप सब बच्चों को पता है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कर देंगे इधर, तो पास्कल में चेंज हो जाएगा, या 1000 से मल्टीप्लाई कर दिएगा। कैलकुलेट द प्रेशर। अब एक वॉल्यूम गिवन है, एक प्रेशर गिवन है, एक प्रेशर पूछा गया है, और आगे देखेंगे देखें रिड्यूस द वॉल्यूम, एक और वॉल्यूम गिवन है। तो इसमें आपको पता है बॉयस लॉ लग जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका यहाँ पे है, ये रहा। इसमें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 चलेगा, और P2 आपको पता है। तो अगर यहाँ पे इंप्रेशन अच्छा डालना चाहे तो यहाँ पे आप वर्डिंग भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग बॉयस लॉ, ठीक है इधर, और फिर बॉयस लॉ आप अप्लाई कर दिएगा, सही। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मेरा ख्याल है कि हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट बनाते हैं इसका, और उसको अलग से अपलोड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 18 से 20 मिनट की है वीडियो। तो भाई स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपना कंटिन्यू करते हैं इसी क्लास को, जो कि हमने क्योंकि शुरू के पार्ट 5 यहाँ से 1 से लेके 5 तक न्यूमेरिकल मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज जो है 6ठे से लेके 10वें तक के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे इन 5 को। तो देखते हैं भाई क्या सिलसिला बनता है। आई होप सो आपको वो वीडियो भी समझ में आई होगी। तो आज हम जो है अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो छठा न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास, मैं पहले न्यूमेरिकल पढ़ देता हूँ, उसके बाद डाटा की तरफ जाऊंगा। तो साथ साथ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, डाटा को बना भी देंगे, फिर आपको मैं दिखा भी दूंगा डाटा, और कौन से फॉर्मूला लगेंगे वो भी आपको मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15.6। तो द मोलर मास, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। इतना काफी है, ठीक है।
तो द मोलर मास ऑफ अ नाइट्रोजन गैस इज 28। अब मोलर मास कैपिटल एम हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, कैपिटल एम हमारे पास गिवन है और फॉर 100 ग्राम अब मास गिवन है नाइट्रोजन का, कैपिटल एम मतलब मोलर मास गिवन है, मास गिवन है स्मॉल एम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, जाहिर है नंबर ऑफ मोल्स एन से शो करते हैं तो मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो बहुत आसान है भाई ये हर बच्चे को पता है, सही है, 9 क्लास में भी आप पढ़ के आ चुके हैं, तो ये तो बहुत आसान पार्ट है। बी पार्ट में क्या बोलना है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट रूम टेम्परेचर, अब टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर भी गिवन है, और ये प्रेशर हमारे पास आई होप सो के ये प्रेशर हमारे पास पास्कल में ही गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, हमारे पास यहाँ पे जो 6 न्यूमेरिकल है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, इसमें जो अगर आप देखें तो मॉलिक्यूलर मास गिवन है, ठीक है, और इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास गिवन है, इसी तरीके से अगर आप देखें तो मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है और वॉल्यूम मालूम करनी है, टेम्परेचर आपके पास गिवन है और मैंने आपको बताया था इसको केल्विन में चेंज कर लिया करें, और ये पास्कल ऑलरेडी यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिवन है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ए पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आप ये कैलकुलेट कर लिएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी, आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा, मास ऑलरेडी हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास भी पता है, तो इन दोनों को डिवाइड करना है, बस हमें आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें पी/एनआरटी की, अब क्योंकि वॉल्यूम मालूम करनी है तो पी नीचे आ जाएगा, एनआरटी अपॉन बी हो जाएगा, और ये सब आप पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं मजीद इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा भाई, आपको पता है कि आप कर सकते हैं और मुझे भी यकीन है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ अपने न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। तो 7 न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है सैंपल गैस, एक मिनट रुकें भाई, इसको जरा थोड़ा सा हम पीछे कर दें ताकि आपको क्लियर हो सके, पूरा बार बार मुझे ना पैक ना करना पड़े। तो 7th न्यूमेरिकल हमारे पास ये रहा, अ सैंपल ऑफ अ गैस, इसका नंबर ऑफ एटम्स गिवन है हमारे पास 3 एक्सपोनेंट माइनस 3 एक्सपोनेंट 24, ठीक है, एक गैस का सैंपल है जिसके हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करना है यानी वी मालूम करना है, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन और प्रेशर गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो आगे बढ़े तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं भाई, अगर मैं इसकी सॉल्यूशन आपको दिखाऊं, क्योंकि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है इसको भी डाटा बना के, तो ये देखें भाई, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, ये बहुत डार्क हो रहा है तो इसको लाइट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम मालूम करना है, टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर, क्योंकि किलो पास्कल में तो मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट 3 लगा के इसको पास्कल में चेंज कर सकते हैं। तो पीवी दिवस एनआरटी फॉर्मूला होता है, वी हमें मालूम करना है, एनआरटी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है, और ये कन्वर्जन तो आई होप तो आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन 1 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी मुझे एन नहीं पता था, तो एन कैसे आएगा, नंबर ऑफ एटम्स का बचपन में आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था करोड़ों साल पहले, है ना, बहुत सालों पहले, तो ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर को नंबर ऑफ एटम्स से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हमें पता है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको फॉर्मूले के पेज से मिल जाएगी, और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाएंगे। फॉर्मूले का पेज अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 में आप देख लें, तो आपको वहां से फॉर्मूले का पेज भी मिल जाएगा। पार्ट 1 पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं इसको पार्ट में अपलोड करूं या ओवरऑल एक ही वीडियो पे अपलोड कर दूं, और डिपेंड करता है, अगर एक ही वीडियो पे हो तो आप थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स को, ठीक है, फॉर्मूलाज के पेज को, तो उसमें आपको ये सब फॉर्मूलाज दिख जाएंगे, इसके अलावा क्योंकि ये आपको बचपन में ही आपने पढ़ा हुआ। आई होप सो समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। तो अब 8 और 9 असल में एक जैसे न्यूमेरिकल हैं, तो एक 8 न्यूमेरिकल में अगर मैं बात करूं तो 8वें न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो 8वां न्यूमेरिकल हमारे पास लिखा हुआ है कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS मालूम करना है, सही है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की एट 500 केल्विन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मैं आगे बढ़ गया सॉरी, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है 180 m, ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास एज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी एन आइडियल गैस, हाइड्रोजन को एज्यूम करो एज आइडियल गैस, तो डेंसिटी उसकी गिवन है हाइड्रोजन की वो 8.99 एक्सपोनेंट माइनस 2 kg पर मीटर क्यूब,
दो तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिएगा जरा। तो इसकी सॉल्यूशन में, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है। तो हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें मालूम करनी है, सही है। टेम्परेचर 273 केल्विन गिवन है, एटीएम में प्रेशर गिवन है। चाहे तो इसको चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज करेंगे इसको हम। किसमें चेंज करेंगे? पास्कल में, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जो कि आपको पता है 101325 या 1.01 एक्सपोनेंट 5 आप पुट कर देगा। तो यहाँ पे डेंसिटी हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस चीज की, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप खुद ही डिसाइड करेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूले का पेज आपके सामने है। तो अब यहाँ पे डिसाइड करिएगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ये मैंने इसलिए आपको सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ी थी, अभी तक कोई ऐसा न्यूमेरिकल मैंने नहीं छोड़ा, 3 के अलावा सारे ही बता दिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे आपने खुद गैस करना है और कमेंट बॉक्स में भी लिखना है अगर आप गैस कर रहे हैं तो, और न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड फिर मालूम करनी है ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 500 केल्विन इसका टेम्परेचर गिवन है, मास हमें गिवन है प्रोटॉन का 1.6 एक्सपोनेंट -27, और ये आपको याद भी होना चाहिए। और के जो है आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, फॉर्मूले के पेज में मौजूद है, 1.38 एक्सपोनेंट 20 से माइनस का 23 जूल्स पर मोल डॉट केल्विन होता है। ठीक है, अब ये पर नहीं लगा हुआ तो केल्विन इनवर्स है, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, जो इन्होंने माइनस लगाया हुआ है ना यहाँ पे, ये नहीं है, इसके मतलब केल्विन के ऊपर -1 है, सही है। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ, मैं इसके न्यूमेरिकल को दिखा देता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 9, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसमें मालूम करनी है, और टेम्परेचर गिवन है, मास गिवन है प्रोटॉन का, और केल्विन की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, रूट मीन के टी अपॉन एम। अच्छा, ये एम छोटा एम है, ये मास है, ठीक है। ये कैपिटल एम मैंने बना दिया है, ये गलती से, ये छोटा एम है, मास है ये, ठीक है। मास आपको पता है, के की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर पता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी। बहुत आसान से न्यूमेरिकल है। दूसरे लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट न्यूमेरिकल है भाई। तो इसमें बोला गया है डिटरमाइन एवरेज का वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के ई की वैल्यू मालूम करनी है ऑफ पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस एट, अब टेम्परेचर गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो 2 बार टेम्परेचर गिवन है, तो के ई भी 2 आएंगे, के ई के 2 आंसर आएंगे। वो ए पार्ट में तो ये पूछा है, सही है। और दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट में, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस। पर मोल मतलब काइनेटिक एनर्जी का वो 3/2 RT वाला फॉर्मूला लगेगा, और इन्हीं टेम्परेचर में, एक 40 है और एक 10 है। तो ये देखें भाई, इसका डाटा कुछ मैंने ऐसे बनाया है, अगर आपको समझ में आ रहा हो। कैलकुलेशन आपको पता है मैं नहीं करूंगा, आपको खुद करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है पार्ट में, टेम्परेचर गिवन है, इसको मैंने देखें केल्विन में चेंज कर लिया, इस वाले को भी केल्विन में चेंज कर लिया, 273 प्लस करके, ये सब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो 3/2 RT, 3/2 KT वाला फॉर्मूला लगेगा। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 KT होता है, अगर पर मोल नहीं लिखा हुआ। तो अब देखें, दो वैल्यू आएंगी, पहले हम ये 10, ये वाला 283 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर की जगह पुट करेंगे। सब कुछ मिटा के आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इधर जो टेम्परेचर की जगह 283 पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर एक और बार 313 पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो 2 बार काइनेटिक एनर्जी आएगी। एग्जैक्टली यही काम हमने इधर भी करना है, ठीक है। अगर हम इधर करें तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल मालूम करनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे 283 और 313 केल्विन। इसी तरीके के ई का फॉर्मूला है 3/2 RT, टी की जगह पहले हम 283 पुट करेंगे, के ई आ जाएगा पर मोल की जगह, सही है। और इसका यूनिट जो होगा जूल्स पर मोल होगा, ठीक है। तो के ई पर मोल का जो यूनिट होता है जूल्स पर मोल होता है, ये फॉर्मूले के पेज में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ के ई का यूनिट लिखा हुआ है जो कि जूल्स होता है, ठीक है। अब क्योंकि पर मोल निकालना है तो जूल्स पर मोल हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में आ गई भाई, ये सब मैंने ऐसे लिख दिया है, आपको समझ में, राइटिंग तो समझ में नहीं आएगी फिलहाल, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसमें गौर करें। आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी मसला है तो आप पूछ सकते हैं भाई। अगर फॉर्मूले का पेज किसी को भी चाहिए तो भाई वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।